जैसा कि आप सभी लोग ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि बजट सत्र 2021-22 में जो भी हमारा बजट सत्र 2021-22 पेश हुआ था उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपके अपकमिंग्स एग्ज़ाम है जैसे यूपीएसआई का, एसएससी जीडी का या फिर और भी जितने एग्ज़ाम है जहां पर आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा जो बजट सत्र है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रोल प्ले करेगा, यानी कि कम से कम वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बजट सत्र 2021-22 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। और इससे पहले ये जो बजट होता है ये कहाँ से आया है और इसकी जो पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला बजट किसने पेश किया था, कब पेश किया था, किसके द्वारा पेश किया था, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी पहले हम जानकारी लेंगे। यानी कि एक बजट पृष्ठभूमि क्या होती है इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद 2021-22 का जो बजट सत्र है हमारा उस पर हमारे कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम बजट की बात करें तो बजट वैसे तो अगर हम देखेंगे तो कहते हैं कि फ्रेंच भाषा का शब्द है जो जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। लेकिन अगर हम जनरली बात करें बजट की तो आपने देखा होगा, आपने अपने परिवार में अपने घर में भी कहते सुना होगा कि यार बजट क्या होता है, कि मतलब इस महीने का बजट सही नहीं चल रहा है भाई, मतलब पिताजी या फिर भाई बहन या कोई भी कहता है कि भाई इस महीने का बजट सही नहीं है तो मतलब हम कुछ चीज़ों को रोक देते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे आपका जो बजट होता है, बजट का मतलब क्या है, जो आपकी आय है और जो आपका खर्च है उसका बैलेंस जो होता है, कितनी आपकी इनकम और कितना आपका खर्चा है, इसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। उसी प्रकार से हर देश का एक बजट होता है कि भाई कहाँ कहाँ से हमको आय करनी है और किस किस चीज़ पर हमें खर्चा करना है और हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है कि जिससे हम क्या करते हैं कि उस पैसे को हम कौन कौन सी नई योजनाओं में लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने घर में ही कि हमारा जो मान लीजिए जनरली अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी 40,000 है तो अगर उसका नॉर्मली बजट 30,000 है तो जो बचे हुए 10,000 होते हैं ना उससे हम कोई नई योजना या कोई भी नया मतलब प्रोडक्ट खरीद कर ले आते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे देश की जो आय होती है और व्यय जो होता है उसमें हमारी जो मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, कुछ चीज़ें कुछ हमारा जो अमाउंट बचता है तो वहाँ से हम कुछ इसके अंदर नई योजनाएं भी लागू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बजट सत्र 2021-22 के अंदर कौन कौन सी नई योजनाएं लागू की गई हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि भाई बजट की जो पृष्ठभूमि है कि जो अभी तक हमारा बजट मतलब कहाँ से लिया गया है बजट और किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है और ये किस अनुसूची के अंदर आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा कि भाई बजट पृष्ठभूमि, यानी कि इससे पीछे का जो बजट पृष्ठभूमि, यानी कि अभी तक हम जो बजट के बारे में कुछ पॉइंट जानकारी लेंगे। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो ये जो हमारा बजट वर्ड होता है ये आपको पता होना चाहिए कहाँ का वर्ड होता है। ये फ्रेंच भाषा का शब्द होता है जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, चमड़े का थैला, यानी कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, चमड़े का थैला। अगर हम बात करें कि बजट का जन्मदाता जो है वो भारत में किसे माना जाता है, यानी कि जो बजट का जन्मदाता होता है वो जन्मदाता भारत में किसे माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जेम्स विल्सन जो है इन्हें भारत में बजट का जन्मदाता माना जाता है। अगर हम बात करें बजट जो है वो हमारा किस सूची का विषय है, तो आपको पता होना चाहिए बजट जो है वो हमारा समवर्ती सूची का विषय। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बजट से रिलेटेड है। हमें 2021-22 का बजट पढ़ने से पहले कुछ पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे कि बजट का जन्मदाता किसे माना जाता है, भारत में तो जेम्स विल्सन को माना जाता है, ये किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई बजट का मतलब हमारा जो संविधान है उसमें किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर हमारा क्या है जहां पर हमारे बजट की चर्चा की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि बजट वर्ड का इस्तेमाल संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 112 है जिसके अंदर आपका एक वर्ड लिखा हुआ, 3 वर्ड लिखे हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आर्टिकल नंबर 112 में है और इसी पर सारी चर्चा होती है और कहीं भी हमारे संविधान के अंदर बजट वर्ड की चर्चा नहीं की गई है। आर्टिकल 112 है जिसके अंदर हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। अगर हम बात करें कि राज्यों के लिए इसकी व्यवस्था कहाँ पर की गई है, तो हमारा आर्टिकल नंबर जो है वो 202 आता है, आर्टिकल नंबर 202, जहाँ पर राज्यों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें कि बजट जो है वो हमारा पेश कहाँ होता है, तो बजट आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति पर किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति पर आपको पता होना चाहिए बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अच्छा, अगर बात करें तो इस समय हमारे करंट में वित्त मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए करंट में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि पहली महिला स्वतंत्र
वित्त मंत्री कौन है, तो वो भी आपकी कौन है, निर्मला सीतारमण। इससे पहले केवल इंदिरा गांधी जो थी जिन्होंने केवल प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। अगर स्वतंत्र रूप से हम माने तो पहली महिला हमारी वित्त मंत्री भी कौन है, निर्मला सीतारमण ही हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा बजट है वो किस प्रकार का विधेयक है, तो बजट जो है वो हमारा एक धन विधेयक होता है। किस प्रकार का विधेयक है, एक धन विधेयक होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं 3, 4 से 5, यानी कि जो आपको पता होने चाहिए कि जैसे बजट में जैसे कि बजट का जन्मदाता भारत में किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका जेम्स विल्सन को। और बजट की अगर हम बात करें तो ये किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्त विवरण की चर्चा की जाती है। और अगर बात करें कि बजट पेश कहाँ होता है, तो लोकसभा में पेश होता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत में पहला बजट कब पेश हुआ था, भारत में स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, या फिर गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था और किसके द्वारा पेश किया गया था। तो अगर हम बात करें भारत में पहले बजट की, या फिर स्वतंत्र भारत में पहले बजट की, या फिर गणतंत्र भारत में पहले बजट की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट बजट की। तो भारत में जो पहला बजट है वो आपका पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। भारत का जो पहला बजट है वो कब आया था, 18 फरवरी 1860 को। और किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आपको अभी बताया था कि भारत में बजट का जन्मदाता किसे माना जाता है, जेम्स विल्सन को। तो सबसे पहला बजट भी किसके द्वारा पेश किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा ही सबसे पहला बजट जो है वो पेश किया गया था। अगर हम बात करें सेकंड, यानी कि हमारा जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है, स्वतंत्र भारत के अगर पहले बजट की बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट हमारा पेश हुआ था 26 नवंबर 1947 को। और किसके द्वारा पेश किया गया था, ये बजट आपका पेश किया गया था आर शममुखम चेष्टी के द्वारा, आर शममुखम चेष्टी के द्वारा इसे पेश किया गया था। यानी कि अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट तो 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था और किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये आर शममुखम चेष्टी के द्वारा पेश किया गया था। अगर हम बात करें कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो आपका 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था, ये आपका पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा, यानी कि जॉन मथाई के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको तुरंत आंसर देना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, आर शममुखम चेष्टी। क्योंकि आपको पता है कि जो बजट पेश किया जाता है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, हमारे वित्त मंत्री के द्वारा। और पहला बजट किसने पेश किया था, आर शममुखम चेष्टी ने पेश किया था, यानी कि 26 नवंबर 1947 को। तो ये हमारे 3 अलग अलग पॉइंट है। यानी कि अगर पहला बजट भारत का पूछा जाएगा तो वो हमारा 18 फरवरी 1860 को है, किसके द्वारा है, जेम्स विल्सन के द्वारा। अगर स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछा जाएगा तो वो हमारा 26 नवंबर 1947 को है, किसके द्वारा, आर शममुखम चेष्टी के द्वारा। और अगर गणतंत्र भारत का पहला बजट पूछा जाएगा तो वो हमारा 28 फरवरी 1950 को है, किसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। और यही वो डेट थी 28 फरवरी, यानी कि यही से आपका जो बजट है वो हमेशा फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। यानी कि फरवरी का जो हमारा लास्ट वर्किंग डे होता है, चाहे वो 28 फरवरी, अगर फरवरी हमारी 28 की है तो ये 28 फरवरी को पेश किया जाता है। और अगर हमारी फरवरी 29 की है तो ये 29 फरवरी को पेश किया जाता था। लेकिन 2017 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले अगर आपको पता है कि यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि सबसे पहला रेलवे यानी कि रेल बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था, तो सबसे पहला जो रेल बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया था, जॉन मथाई के द्वारा। यानी कि अगर बात की जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो वो भी आपका जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। और पहला रेल बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया, जॉन मथाई के द्वारा ही पेश किया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था, यानी कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने की बात की जाए तो नाम आता है आपका मोरारजी देसाई का। यानी कि इन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था। यानी कुल कितनी बार बजट पेश किया था, तो मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया था। यानी कि सबसे अधिक बार अगर बजट पेश करने की बात आती है तो किस व्यक्ति का नाम आता है, यानी कि मोरारजी देसाई, जिन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला, यानी कि उस समय उन्होंने बजट पेश किया था प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, तो टोटल आपके ऐसे कितने व्यक्ति हैं, तो ये 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आपके नेहरू जी,
यानी कि नेहरू जी, और दूसरे आपके कौन से हैं, राजीव गांधी, और तीसरी आपकी कौन है, इंदिरा गांधी। यानी कि ये टोटल 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किसका कार्यभार संभाला था, वित्त मंत्री का, और आपका बजट भी पेश किया था। यानी कि 3 व्यक्ति ऐसे जिन्होंने वित्त प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आपका बजट पेश किया था। अच्छा, अगर आप अब यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि देखिए अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि जो हमारा बजट था वो 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी यानी कि फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। तो वो 2 बदलाव कौन कौन से थे जरा हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि 1924-25 में आपका जो रेल बजट था उस रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। 1924-25 में रेल बजट को आपका आम बजट से अलग कर दिया गया था और यहाँ पर एक हमारी समिति बनी थी जिसका नाम था एकवर्थ समिति। इस समिति की सिफारिश पर ही हमारा जो रेल बजट था उसे 1924-25 में आम बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन 2017 में इसमें फिर से 2 बदलाव किए गए थे। कौन कौन से? सबसे पहला बदलाव था कि जो हमारा रेल बजट था उसे फिर से आम बजट में मिला दिया गया, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा इसे दोबारा से रेल बजट और आम बजट को मिलाकर के एक कर दिया गया। और उसके बाद से पहले ये हमारा 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी को पेश हुआ करता था, लेकिन अब जो हमारा बजट था वो 1 फरवरी को पेश होगा, यानी कि 1 फरवरी को पेश होगा। यानी कि हमारा फरवरी के फर्स्ट मंथ पहला कार्य दिवस पर, यानी कि फरवरी के पहले कार्य दिवस पर वो हमारा क्या होगा, बजट पेश होगा। तो ये हमारे बजट के जो मतलब पुराने फैक्ट थे कुछ, यानी कि उनसे रिलेटेड जो हमारे कुछ पुराने पॉइंट थे उस पर हमने चर्चा की थी कि बजट हमारा कब पहला बजट कब पेश हुआ था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था, रेलवे बजट पहला किसने पेश किया था। तो ये सारे हमारे बजट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा 2021-22 का बजट है इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे देखिए अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे। वैसे आपको पता है कि हमारा पहला डिजिटल बजट था, यानी कि पेपरलेस बजट था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अगर ये बजट आपका टाइप किया जाता तो टोटल 36 पेज के अंदर आता। लेकिन क्या वो सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा रीजन आप अगर एक बजट को अपने घर से रिलेटेड करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हमारे बहुत ही छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको हम उन चीज़ों में काउंट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ों में या फिर जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती हैं वहाँ पर जो हम खर्चा करते हैं उसी चीज़ को हम काउंट करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम अपने देश के बजट की बात करें तो जहाँ पर हमारी अच्छी अच्छी योजनाएं या फिर जो बड़े बड़े जैसे स्वास्थ्य पर हो गया हमारा, या फिर हमारा इनोवेशन पर हो गया, या फिर हमारा अवसंरचना पर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो गया, तो यहाँ से रिलेटेड जो हमारे पॉइंट हैं इन पर जो खर्चा किया जाता है, इन पर जो रिलेटेड कुछ योजनाएं हमारी नई लॉन्च की जाती है, तो उनसे बनने वाले क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि 2021-22 के बजट में बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे आपने देखा होगा एक समारोह का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं हलवा समारोह। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब भी आपका बजट शुरू होता है, यानी कि बजट बनना शुरू होता है, यानी बजट छपना शुरू होता है, बजट पेश होने से पहले एक समारोह होता है जिसे कहते हैं हलवा समारोह। यानी कि बजट की जो शुरुआत होती है वो आपकी हलवा समारोह से होती है, और आपकी इस बजट की जो जब बजट पेश हो जाता है उसके बाद एक और समारोह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रसगुल्ला समारोह। यानी कि आपका बजट जो है वो शुरू होता है आपका हलवा समारोह से और ख़त्म कहाँ होता है, रसगुल्ला समारोह से। और जैसे ही आपका हलवा बनना शुरू हो जाता है समझ लीजिए आपका बजट छपना शुरू हो जाता है, और जिस दिन से आपका बजट छपना शुरू हो जाता है उस दिन से जितने भी व्यक्ति यानी जितने भी कर्मचारी आपके बजट जो छापते हैं वो आपके प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ही रहते हैं। यानी कि आपको पता है प्राइवेसी के लिए जब तक वो बजट आपका पेश नहीं हो जाएगा तब तक वो आपके कर्मचारी जो है वो प्रिंटिंग प्रेस से बाहर नहीं आ सकते। हालांकि ये आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बजट की शुरुआत जो होती है वो किस समारोह से होती है, हलवा समारोह से, और ख़त्म कहाँ पर होती है, रसगुल्ला समारोह पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा पहला डिजिटल बजट है, डिजिटल बजट है, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये हमारा क्या है, पेपरलेस बजट है, पेपरलेस बजट। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा बजट जो है वो आपका सबसे पहला, किस ईयर का बजट जो है वो सबसे पहला आपका डिजिटल बजट था, तो आप बताएंगे कि 2021-22 का जो बजट सत्र है यानी कि जो बजट है वो हमारा पहला क्या था, डिजिटल बजट था, यानी कि पेपरलेस बजट था। चलिए अब हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा और उस क्वेश्चन पर उसका आंसर क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, और उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है उस पर भी हम चर्चा
करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि बजट सत्र 21-22 में कुल कितने स्तंभों पर आधारित है। यानी कि जो हमारा बजट है 21-22 का, ये हमारा कुल कितने स्तंभों पर आधारित है। अब देखिए स्तंभों पर आधारित होने का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारा पैसे का खर्चा होने वाला है, वो खर्चा जो है वो किन किन चीज़ों पर होने वाला, उसके जो मेन फैक्ट यानी कि जो मेन स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए आपके लिए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 7 और ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 5। यानी कि इनमें से कितने स्तंभों पर हमारा जो बजट है वो आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा बजट सत्र 21-22 है ये कुल 6 स्तंभों पर आधारित है। अब देखिए कौन कौन से 6 स्तंभ हैं। तो सबसे पहला आपका जो स्तंभ है यानी कि वो स्वास्थ्य का है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो नवाचार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन। तीसरा आपका अवसंरचना यानी कि जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। और चौथा अगर हम बात करें तो मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। और अगर पांचवें की बात करें तो समावेशी विकास यानी कि जिसे हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। और आपका छठा जो स्तंभ है यानी कि सबसे बड़ा सबसे लास्ट का जो स्तंभ है वो आपका क्या है, न्यूनतम सरकार तथा अधिक शासन, न्यूनतम सरकार तथा अधिक शासन। यानी कि आपका जो बजट 2021-22 है वो टोटल आपका 6 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से स्तंभ हैं? सबसे पहला आपका स्वास्थ्य है, दूसरा नवाचार, तीसरा अवसंरचना, चौथा मानव पूंजी, समावेशी विकास और फिर अधिक शासन, न्यूनतम सरकार और अधिक शासन। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका जोर दिया जाएगा वो आपका किस पर है? स्वास्थ्य पर है। सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्ट है वो आपका क्या है? स्वास्थ्य प्लस अवसंरचना यानी कि हेल्थ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा विचार किया जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि 2021-22 का जो बजट है वो हमारा कुल कितने स्तंभों पर आधारित है। तो 2000 याद रखिएगा कि 2021-22 का बजट जो है वो आपका कुल 6 स्तंभों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 2021-22 में घोषित बजट में, जो आपका 2021-22 में बजट घोषित हुआ है, घोषित बजट में वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटे का मूल अनुमान रखा गया है। यानी कि 2021-22 का जो बजट पेश हुआ है उसमें 20-21 में राजकोषीय घाटे का मूल अनुमान कितना रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जान लो कि इसमें जो वर्ड यूज हुआ है आपका राजकोषीय घाटा। तो ये राजकोषीय घाटा क्या होता है इसको आप जान लेंगे। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई भी समोसा या फिर टिक्की कुछ भी खाना है, अगर आपको मान लो कि टिक्की की कीमत अगर 20 रुपये है और आपकी जेब में अगर 10 रुपये हैं, तो यहाँ से जो 10 रुपये कम हैं ये आपको किसी से उधार लेने पड़ेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब आपका व्यय यानी कि खर्चा, जब आपका व्यय जो है आपकी आय से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे देश में भी अगर मान लीजिए हमारे देश की जो खर्चा है, देश की जो जहाँ पर पैसा लग रहा है वो अगर ज़्यादा है और अगर उसकी इनकम कम है तो उसे हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो 2021-22 में घोषित बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का जो मूल अनुमान है इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका 9.5, ऑप्शन नंबर बी है 4.5, ऑप्शन नंबर सी 6.8 और ऑप्शन नंबर डी 7.6। तो जो 2020-21 में हमारा जो अनुमान लगाया गया है वो है आपका 2020-21 के लिए जो अनुमान है वो 9.5% का है। अगर इसी डाटा की हम बात करें कि ये 2021-22 में कितना हो जाएगा तो 2021-22 का जो अनुमान है वो 6.8 का है। अगर इसी डाटा को हम ले जाएंगे कि 2025-26 में इसका अनुमान क्या है तो 2025-26 में ये अनुमान जो हमारा 4.5 का रह जाएगा। यानी कि जो मूल, अब ये होता किसका है? यानी कि जीडीपी का आपका कितना रह जाएगा? 9.5%। आपको जो राजकोषीय घाटा होगा वो कितना होगा? जीडीपी का 9.5% होगा। तो 2020-21 में जो मूल अनुमान है वो 9.5 का है, 21-22 में 6.8 का है और 25-26 में कितना? 4.5 का है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बजट सत्र 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कुल कितनी राशि प्रदान की गई है। आपको पता है कि कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें जो हमारी कोविड-19 वैक्सीन है उसके लिए बजट सत्र 2021-22 में कितनी राशि प्रदान की गई है। तो सबसे पहला आपका है 35,000 करोड़, दूसरा 25,000 करोड़, तीसरा 20,000 करोड़ और चौथा है आपका 30,000 करोड़। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 35,000 करोड़, यानी कि 35,000 करोड़ की जो राशि है
वो प्रदान की गई है। अगर हम बात करें कोविड-19 वैक्सीन की, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 वैक्सीन है, पहली आपकी कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। अगर कोविशील्ड की हम बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बनाया गया है इसको, तो इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। और अगर कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन को किसके द्वारा बनाया गया है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। तो 2021-22 के बजट में जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके लिए कितना पैसा दिया गया, 35,000 करोड़ रुपए दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में 21-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। यानी कि देखिए 2021-22 का जो बजट है, इससे पहले जो हमारा बजट 20-21 का था उसमें स्वास्थ्य और कल्याण पर जितना पैसा खर्च किया गया था उसमें कितने % की वृद्धि की गई, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। यानी पहले हमने जो 2020-21 में खर्चा किया था उसको हमने कितने % यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन है 137%, 125%, 148% और 157%। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 137% जो है वो आपका खर्चा 137% इसको बढ़ा दिया गया है। जो पहले 2020-21 में था उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 2020-21 में बढ़ा करके इसको कर दिया गया 137%। और 137% बढ़ा करके सरकार ने इसके लिए 2,23,846 करोड़ रुपए दिया है। 2,23,846 करोड़ रुपए दिया गया है। अब देखिए कुछ डाटा होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि हमारा जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए दिया गया है, उसके बाद स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए दिया गया है, आगे अभी आप एक शहरी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ेंगे या फिर जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ ऐसे हमारे 4-5 डाटा हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हमारा 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में 137% बढ़ा करके 2,23,846 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। अच्छा, अगर हम बात करें इसी क्षेत्र में सरकार के द्वारा 2021-22 के बजट में एक योजना लाई गई है। वो इस योजना का नाम क्या है, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। यानी कि इसी बजट में भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है, इसका क्या, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। और ये जो योजना है आपकी 6 वर्षों के लिए है तथा सरकार ने इस योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए दिया है। कितना पैसा दिया, 64,180 करोड़ रुपए दिया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको, स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हमारी हॉस्पिटल को लेकर के, डॉक्टरों की संख्या को लेकर के, फैसिलिटी को लेकर के, उन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना। इसीलिए सरकार ने इसके यानी स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में एक योजना शुरू की है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। और ये हमारी योजना जो है वो 6 वर्षों तक चलेगी और इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए केंद्र सरकार ने कितने वर्षों से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने की छूट प्रदान की है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कितने वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर दायित्व यानी आयकर रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें छूट प्रदान की है। तो इसमें ऑप्शन है आपका 65 वर्ष, 75 वर्ष और 60 वर्ष तथा 70 वर्ष। तो आपको पता है कि हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो व्यक्ति 75 साल या उससे ऊपर है उसके लिए बैंक में जाकर के आयकर रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये ज़रूरत नहीं है कि उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सीधा इतना है कि भाई आप जो है वो चल नहीं सकते या बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको वहाँ पर दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक जो है वो स्वतः ही आपके अकाउंट से आयकर यानी कि टैक्स जो है वो काट लेगी। कहने का अर्थ एक सुविधा आपके लिए सिर्फ इतनी सी है कि वहाँ पर आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 75 वर्ष। तो 75 वर्ष से ऊपर या फिर 75 वर्ष के जो वरिष्ठतम नागरिक होंगे उनको बैंक में या कहीं भी जाकर के आयकर दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, उनके अकाउंट से टैक्स जो है वो स्वतः ही कट जाया करेगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बजट सत्र 2021-22 में मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अभी देखिए मित्रा स्कीम क्या, टेक्सटाइल पार्क की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि हमारा जो बजट सत्र 2021-22 है उसमें मित्रा स्कीम के तहत टोटल कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे, यानी कि टेक्सटाइल पार्क, वस्त्र उद्योग। तो टोटल कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 7,
यानी कि यहाँ पर आपके टोटल जो है वो 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। और ये जो पार्क हैं आपके, वो आपके किस मॉडल पर लगेंगे? वो आपके लगेंगे प्लग एंड प्ले। यानी कि ये मॉडल क्या है? इसका मतलब है लगाओ और चलाओ। इससे क्या होगा? आपका वस्त्र उद्योग बढ़ेगा, वस्त्र उद्योग बढ़ेगा, जिससे क्या है आपका वस्त्र उद्योग बढ़ने से व्यापार यानी कि निर्यात में आपका निर्यात बढ़ेगा। और अगर आपका निर्यात बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश की क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पर टोटल आपके 7 पार्क लगाए जाएंगे। अगर हम मित्रा की बात करें, अगर हम मित्रा की बात करें तो इसका मतलब क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो यहाँ पर है हमारे 2000 बजट सत्र 21-22 के अंदर टोटल 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारे कपड़ा उद्योग यानी कि वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि निर्यात में बढ़ावा होगा और हमारे देश की क्या होगी? आय बढ़ेगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा? अब देखिए, आपको पता है कि अभी हमारे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर कुछ नया इनोवेशन यानी कि हमारे बजट के द्वारा कुछ नई परियोजना चलाई जाती है, तो हमको अभी कम से कम याद रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि किस केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, तो इसमें आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी। तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ही हमारी अभी क्या होगी? एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के साथ इसमें जो ऑप्शन दे रखा है नंबर 1 यानी कि लद्दाख, ये दोनों एक साथ जो है वो क्या बने थे? केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो जिस प्रकार से इस बजट के द्वारा जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना चलाई जाएगी, उसी प्रकार से लद्दाख के अंदर क्या होगा? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा? गैस पाइपलाइन परियोजना चलाई जाएगी और लद्दाख के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न क्या है कि बजट सत्र 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने गैस कनेक्शन और बढ़ाए जाएंगे? बजट सत्र 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने गैस कनेक्शन और बढ़ाए जाएंगे? तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें पहला आपका ऑप्शन है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 9 करोड़। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 करोड़। तो बजट सत्र 2021-22 में आपके उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ गैस कनेक्शन और बढ़ाए जाएंगे, जिसमें सरकार का उद्देश्य होगा इसमें कि 100 नए शहरों में 100 आपके नए शहर पकड़ेंगे ये लोग, यानी कि 100 नए शहरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने हैं। गैस कनेक्शन आपको इनको पहुंचाने हैं कितने नए शहरों में? 100 नए शहरों में। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला योजना की, तो अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो उज्ज्वला योजना जो है वो आपकी 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। और 1 मई 2016 को कहाँ से शुरू हुई थी? ये आपके उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से शुरू हुई थी। यानी कि आपकी जो उज्ज्वला योजना है वो आपकी उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। और जब ये योजना शुरू हुई थी तो उस समय जो इनका टारगेट था वो कितना था? 6 करोड़ का था। लेकिन उसके बाद इसमें आपकी 2 करोड़ की वृद्धि और कर दी गई, यानी कि ये टारगेट अब आपका 8 करोड़ का हो गया था। लेकिन 2000 बजट सत्र जो 21-22 आया है इसमें 1 करोड़ और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब इसको कितना कर दिया गया है? 9 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट सत्र 2021-22 में कितने गैस कनेक्शन बढ़ा दिए गए, तो 1 करोड़, और बजट सत्र 2021-22 के बाद कितने गैस कनेक्शन हो गए हैं उज्ज्वला योजना के तहत, तो उसका आंसर कितना होगा? 9 करोड़ होगा। यानी कि 1 करोड़ बढ़ाए गए हैं और टोटल कितने हो गए? 9 करोड़ हो गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न क्या है, जरा देखिएगा। बजट सत्र 2021-22 में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? यानी कि 2021-22 में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है आपका 100, ऑप्शन नंबर बी 155 यानी कि 150, और 75, और उसके बाद 750। तो अगर हम बात करें कि बजट सत्र 2021-22 में आपके कुल जो हैं वो 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। और ये आपके कौन से मॉडल पर खुलेंगे? यानी कि PPP मॉडल पर खुलेंगे। यानी कि इसे हम कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर आपके 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि 750 जो हैं वो आपके क्या खोले जाएंगे? एकलव्य स्कूल भी खोले जाएंगे। एकलव्य स्कूल का मतलब क्या होगा? मतलब होगा स्कूल प्लस स्कूल भी होगा और इसके साथ इसमें हॉस्टल की भी सुविधा
होगी। ये आपके किसके लिए खोले जाएंगे? जनजातीय क्षेत्रों के लिए खोले जाएंगे, जनजातीय क्षेत्रों के लिए खोले जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बजट सत्र 2021-22 में टोटल 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे जो कि PPP मॉडल पर आधारित होंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बनेंगे। और इसके अंतर्गत कम से कम आपके 750 एकलव्य स्कूल भी खोले जाएंगे, जो कि आपके एकलव्य स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल प्लस हॉस्टल दोनों होंगे, और वहाँ पर आपके ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए खोले जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जनगणना 2021 के लिए भारत सरकार के द्वारा इस बजट सत्र में कितनी राशि प्रदान की गई है? इसमें आपके ऑप्शन है 3768 करोड़, 6837 करोड़, 3500 करोड़, 6883 करोड़। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3768 करोड़। आपको पता है कि इससे पहले जो जनगणना हुई वो हमारी 2011 में हुई है, और अगली जनगणना हमारी 2021 में होगी। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना, यानी कि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी। कौन सी? पहली डिजिटल जनगणना होगी। जैसे आपको पता था कि पहली हमारा डिजिटल बजट था, उसी प्रकार से 2021 में हमारी पहली डिजिटल जनगणना होगी, और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 3768 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। इससे पहले 2011 में हुई थी, और अब कब होगी? 2021 में होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ 2 योजनाएं हैं यहाँ पर जो कि आपकी इस बजट के तहत लाई गई हैं। जैसे कि सबसे पहली योजना है शहरी स्वच्छ भारत मिशन योजना। आपने देखा होगा शहरी आपकी योजना है शहरी स्वच्छ भारत मिशन योजना। तो अगर हम इसकी बात करें शहरी स्वच्छ भारत मिशन योजना की, तो सरकार ने इसके अभी ये तो योजना हमारी चली है शहरी स्वच्छ भारत मिशन योजना 2.0, ये हमारी कब से कब तक के लिए है और इसके लिए सरकार ने कितना पैसा दिया है। तो अगर हम ये बात करें शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना जो हमारी है वो 2021 से लेकर के 2026 तक, यानी कि 5 वर्षों के लिए है, और इसके लिए सरकार ने कुल 1,41,678 करोड़ रुपए प्रदान किया है। 1,41,678 करोड़ रुपए प्रदान किया है। और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत इससे पहले कब की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, और ये आपकी चली थी 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि 5 साल के लिए चली थी, 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के 2 अक्टूबर 2019 तक। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था, इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि खुले में शौच मुक्त करना, खुले में शौच मुक्त करना, इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। और ये पहली जो चली थी वो 2 अक्टूबर से 2014 तक चली थी, 2014 से लेकर के 2019 तक चली थी। लेकिन अब शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है वो आपकी 5 वर्षों के लिए चलाएगी, यानी कि 21 से 26 तक, और इसके लिए सरकार ने 1,41,678 करोड़ रुपए प्रदान किया है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक और हमारी नीति लाई गई इसके अंदर, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। अब ये हमारी स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या है, जरा देखिएगा। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या है? तो जरा देखेंगे आप, अगर आपका कोई पर्सनल व्हीकल है, अगर आपका कोई पर्सनल वाहन है तो उसके लिए 20 साल, तथा अगर आपका कोई व्यापारिक वाहन है, तो उसके लिए यहाँ पर 15 साल दिए जाएंगे, यानी कि 15 साल आपके एक व्यापारिक वाहन के लिए, और अगर पर्सनल वाहन है तो उसके लिए 20 साल। इसके बाद एक वाहन का जो है वो टेस्ट होगा, और अगर उस पिछले टेस्ट में वो वाहन पास हो जाता है तब तो ठीक, वरना उस वाहन को क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए हमारा जो पर्सनल व्हीकल है उसके लिए 20 साल दिए गए हैं, और जो हमारा व्यापारिक व्हीकल है उसके लिए कितना समय दिया गया? 15 साल दिया गया है। तो यहाँ पर ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट योजनाएं जो कि हमारी बजट सत्र 2021-22 में लागू की गई थी। और इसमें देखिए कुछ ऐसे डाटाज भी होते हैं, जैसे 3 से 4 डाटा हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में कितना पैसा दिया गया है, या फिर कोरोना वैक्सीन के लिए कितना पैसा दिया गया है, या फिर शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना पैसा दिया गया है, जनगणना के लिए कितना पैसा दिया गया है। तो ये कुछ 4 से 5 डाटा हैं, बहुत टिपिकल नहीं है, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और जहाँ तक कि जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर अप कराने की कोशिश की थी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और इससे पहले हमने जाना था कि बाकी में बजट क्या होता है, और बजट सबसे पहला बजट किसने पेश किया था और सबसे लास्ट बजट किसने पेश किया था। मतलब इस प्रकार से सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया था। और इसी प्रकार से जैसे कि आज सुबह आपने देखा होगा जो हमारी करंट अफेयर की क्लास थी, जिसमें हमने कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में चर्चा की थी,
और कल से क्या होगा कि एक क्लास जो आपको मिलेगी करंट अफेयर की वो हमारी डेली करंट अफेयर की होगी। उसके बाद हमने ये कोशिश की है जैसे कि अभी हमारा 1 से 1.5 साल का पीछे का करंट अफेयर जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो हमारी डेली की क्लास होगी उसमें हम बहुत ही अच्छे से डिटेल के बारे किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे पीछे जो 1 से 1.5 साल तक के जो क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक वीडियो में लेके आएंगे। जैसे कि आपके 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक के क्वेश्चन, या फिर हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे वहाँ से उन क्वेश्चंस को लेके आएंगे। और उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि आज हमने बजट शस्त्र पर चर्चा की थी, आगे हम कभी जनगणना पर चर्चा करेंगे, या फिर आगे हम कभी ऐसा, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था सुबह की क्लास में कि जैसे मान लीजिए हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे जिससे आपकी स्टैटिक जीके भी कवर होती चलेगी और आपका करंट अफेयर भी कवर होते चलेगा। और उसके साथ साथ आपको मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीएस की क्लास, ये सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से दी जा रही हैं। तो भले ही यहाँ पर हमारी स्टडी जो है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में भी रुकी हुई है, लेकिन ऑनलाइन में आप लोग इस पर आसानी से यानी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अपनी स्टडी पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।